नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, साल 2025 की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएँ। ईश्वर से यही प्रार्थना कि आपका ये साल आनंदमय, मंगलमय और स्वस्थमय हो। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारी वास्तु और फेंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी का। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत। साल 2025 की आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आप सभी को और हमारे वास्तु लिविंग के सारे व्यूअर्स के लिए आनंदमय और मंगलमय रहे, वैसी शुभकामना। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब भी साल बदलता है तो हर साल एक नई उम्मीद और एक नई श्रद्धा के साथ उसकी शुरुआत की जाती है। 2025 में बहुत सारी ऐसी समझने लायक बातें हैं जिससे हो सकता है कि आपको एक नई उम्मीद मिल जाए। बिजनेस में, जॉब में, जो भी पिछले कुछ टाइम से लोग अपने उतार-चढ़ाव फेस कर रहे हैं या जो भी अप्स एंड डाउन उन्हें दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए भी छोटी-छोटी वास्तु की टिप्स इस प्रोग्राम में हम देने की कोशिश करेंगे। और जो लोगों को 2025 में कोई नई शुरुआत करनी है, जॉब बदलनी है, नया बिज़नेस शुरू करना है, तो उनके लिए भी मैं छोटी-छोटी टिप्स देने की कोशिश करूँगी ताकि नए साल की नई शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहे। जी। पल्लवी जी, 2024 को जब हम सब अलविदा कह रहे थे, तो उस वक़्त एक समांतर स्तर पर आपने हमें जानकारी दी थी वास्तु 2025 पर। आपने ख़ास तवज्जो दिया था कि 3 पहलू हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, कलर्स पर, डायरेक्शन पर और साथ ही साथ बिज़नेस पर। अब पिछले एपिसोड में हमने कलर्स रेमेडी पर तो बातचीत करी। आज के एपिसोड में हम आपसे बिज़नेस पर बातचीत करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि 2025 अपने दामन में क्या कुछ समेटे हुए है और फिर इसका अगला जो एपिसोड होगा, एक सीक्वल के नाते हम डायरेक्शन पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ बिज़नेस 2025 एंड वास्तु पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे? जब भी कोई नया साल बदलता है तो उसमें वास्तु के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से 2 अलग-अलग बातों को बताया जाता है। एक होता है उस साल का वास्तु जो समांतर स्तर पे बहुत सारे अलग-अलग तरह के नेचर ऑफ बिज़नेस के साथ किस तरह से अच्छे और बुरे प्रभाव दे सकता है। और एक होता है व्यक्ति दर व्यक्ति, इंडिविजुअल के आपके अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, आपके अपने जो बिजनेस आपने जब शुरू किया है वो स्टार्टिंग डेट ऑफ द बिजनेस के साथ, नेचर ऑफ बिजनेस के साथ, पर्टिकुलर आपके इंडिविजुअल किस तरह के इफेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम किसी टीवी प्रोग्राम में 2025 के वास्तु के बारे में बात करते हैं, तो पहली बात वो होती है जो समांतर साल के अनुसार किस तरह के बिजनेस के लिए 2025 आइडियल साल रहेगा, और 2025 के अनुसार कुछ ऐसे नेचर ऑफ बिजनेस जिसको ये साल के हिसाब से ज्यादा अप्स एंड डाउन दिखाई देंगे या उनको वहां पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। व्यक्ति दर व्यक्ति भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब 2025 और बिजनेस के बारे में बात हो रही है तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि पिछले कुछ टाइम से, कोविड के बाद काफी टाइम तक ऐसा रहा कि बिजनेस के अंदर लोगों को चाहिए उतनी सफलता नहीं मिलती थी। धीरे धीरे करके सारी चीज जो है वो वापस बैक टू नॉर्मल हो रही है। लेकिन 2025 एक ऐसा साल है जो रिटेल इंडस्ट्री के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात नहीं चल रही है, जो क्लियरली सर्विस इंडस्ट्री यानी कि जो लोग सिर्फ रिटेल के साथ या ट्रेडिंग के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए, ज्यादातर लोगों के लिए 2025 जो है वो बहुत अच्छा साल रहेगा। लेकिन हर साल अच्छा और बुरा साथ ही चलता है। जो लोग एजुकेशन फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, वाटर बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस होता है, क्लियरिंग फॉरवर्ड एजेंट होते हैं, वो सब वाटर एलिमेंट के कैटेगरी में वास्तु के हिसाब से माने जाते हैं। हेल्थ केयर बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग के साथ, रियल एस्टेट के अंदर भी रियल एस्टेट डेवलपर्स जो हैं, उन तमाम लोगों के लिए बिजनेस जो है 2025 का जो पूरा साल है उसमें उनको परेशानी हो सकती है। कुछ ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। यहाँ पे खुल के मैं अलग अलग बिजनेस के हिसाब से ज्यादा डिटेल देने की कोशिश करूंगी। लेकिन 2025 उन तमाम लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंज वाला या प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जो किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कोई भी नई चीज को जहां से कहीं पे भी उसको बनाया जाता है, जो सेमी फिनिश प्रोडक्ट लेकर सिर्फ असेंबल करते हैं या जो लोग क्लियरली सिर्फ उसका ट्रेडिंग करते हैं, और रिटेल हो या होलसेल बिजनेस के साथ जुड़े हुए हो लेकिन वो लोग सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए 2025 जो साल है वो बहुत अच्छा रहेगा। आमतौर पे एशियन कम्युनिटी कुछ बिजनेसों के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, जैसे होटल मोटल बिजनेस हो गया, गैस स्टेशन बिजनेस, लीकर बिजनेस, ब्यूटी सलॉन बिजनेस, ग्रोसरी बिजनेस। हमारे समुदाय में काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस तरह के बिजनेसों के साथ जुड़े हुए हैं।
ऐसे तमाम लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि 2025 के अनुसार रेस्टोरेंट बिजनेस, ब्यूटी सैलून बिजनेस, गैस स्टेशन बिजनेस, लीकर स्टोर बिजनेस, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में जो लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए 2025 की छोटी छोटी वास्तु की टिप्स को अपने बिजनेस में अप्लाई करने से ये साल जो है वो आपको बिजनेस के लिए पॉजिटिव और अच्छा साबित होगा। आप अपने बिजनेस को छोटी छोटी वास्तु की टिप्स से प्रॉफिटेबल और ज्यादा बड़ा बना सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो। कोई नई शुरुआत करनी है और पिछले कुछ टाइम से वहां पे कोई रुकावट है, वो तमाम प्रॉब्लम्स को आप 2025 में पॉजिटिव वे से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो लोग रियल एस्टेट में हैं, बट वो रियल्टर के तौर पे काम नहीं करते हैं, लेकिन वो डेवलपर है, यानी कि वहां पे आप बिल्डिंग बना रहे हो। काफी सारा हमारी कम्युनिटी के लोग हैं जो आजकल अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाते हैं, या कई बार काफी लोग ऐसे होते हैं जो कंस्ट्रक्शन के अंदर होटल मोटल बनाते हैं और उसको बेच देते हैं। तो किसी भी तरह से आप रियल एस्टेट डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए हो, या अभी 2025 में इस साल में आप नई शुरुआत करने वाले हो कंस्ट्रक्शन लाइन के प्रोजेक्ट की। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में काफी ऐसे जनरल कॉन्ट्रैक्टर है, कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में भी काफी लोग हैं जो पुराने घर लेते हैं और उसको रीमॉडल करके या तोड़ के या ऑक्शन प्रॉपर्टी को सही करके दोबारा मार्केट में फ्लिप कर देते हैं। ऐसे तमाम लोग भी कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे लोगों को अगर 2025 में किसी नए बिजनेस की शुरुआत करनी हो कंस्ट्रक्शन की, तो बहुत ही सोच समझ के करने चाहिए। ज्यादातर 2025 जो है वो कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़े हुए लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम में ला सकता है और लिटिगेशन और लीगल प्रॉब्लम में ला सकता है। तो 2025 में अगर आप नए नए बिजनेस में कंस्ट्रक्शन लाइन में आप अगर किसी भी वजह से आप अभी शुरुआत कर रहे हो, और अगर आपके पास थोड़ा सा उसके लिए वक्त है, माहौल है, तो जून महीने से पहले इस तरह के बिजनेस की शुरुआत नहीं करना चाहिए अगर आप उसको रोक सकते हो। अगर आप कर चुके हो और 2024 के दिसंबर से आपने शुरुआत की है, तो 2025 में आप जो भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, जो भी आपने नए काम लिए हैं, जहां पे भी आपका कमिटमेंट है, यहाँ पे ऑनर का पर्सनल अटेंशन होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देकर आपको अपने बिजनेस को और अपने कमिटमेंट को फुलफिल करने की कोशिश करनी है। दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। पल्लवी जी हमें बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हैं कि बिजनेस 2025 के तहत हमें किन किन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से ऐसे बिजनेस जहां पर चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई हैं, और कुछ ऐसे बिजनेस जहां अपॉर्चुनिटी है तो आप समझिए और उसका फायदा उठाइए। ये तमाम जानकारी हम पल्लवी जी से प्राप्त करेंगे ब्रेक के उस पार। पल्लवी जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। ब्रेक के उस पार आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी, बहुत जल्द हाजिर होंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चल्लावाड़ा जी से बिजनेस 2025 एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। आइए इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका एक बार फिर से स्वागत। 2025 नंबर 9 पर आता है और लोग कहते हैं कि भाई ये मंगल का साल है, क्या कुछ मंगल होगा, क्या अमंगल होगा, बहुत सी अटकेलियां हैं, बहुत सी बातें हैं। अब आपने कहा कि कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो बहुत आगे बढ़ेंगे, विस्तार होगा उनमें, और कुछ में सतर्क रहना है। इनको मैं आपसे निवेदन करूंगा कि क्वार्टर दर क्वार्टर, जैसे जनवरी से मार्च ले लें और फिर अप्रैल से जून ले लें, इस तरह से अगर हम उसको डिवाइड करें। क्योंकि जब आपने रियल एस्टेट बिजनेस की बात करी थी, आपने जून का जिक्र किया, तो वहां ध्यान में आया कि कुछ पूरे साल में कुछ समय ऐसा है जहां से बेहतर भी होना शुरू होगा, जिसके अच्छे परिणाम हो सकता है हमें 2026 और 27 में नजर आए। कुछ वो गाइड कीजिए हमें पल्लवी जी। आमतौर पे वास्तु के कैलकुलेशन के हिसाब से 2024 और 2025 दोनों को थोड़ा सा डिफिकल्ट साल माना जाता है। 2026 जो है वो सैटर्न की दशा थी। वेस्ट जब शनि किसी के ऊपर भारी होता है, यानी कि पश्चिम दशा जो होती है वो वास्तु शास्त्र में स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी की दिशा होती है, वो हमेशा पावर की दिशा होती है। और जब उस दिशा के अंदर कोई भी तरह के साल के कैलकुलेशन के हिसाब से इनऑस्पिशियस कैलकुलेशन होते हैं, या वहां पे आपको वहां पे शुभ अच्छे सफलता प्राप्त करने के आसार नहीं होते हैं, तब हमेशा ये कहा जाता है कि जहाँ पे आदमी पावरहीन हो जाता है, जहाँ पे आपके पास पावर नहीं रहता, आपका अपना हक आपको नहीं मिलता है, तब वहां पे डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हो जाती है। और वो बहुत अलग अलग वे से हो सकती है, पर्सनल, सोशल, बिजनेस, हर तरह से।
2025 का वास्तु, जैसे आपने मंगल की बात की, वास्तु के हिसाब से 2024 वो है, वो फायर इंडस्ट्री का साल है। फायर इंडस्ट्री के अंदर जितने भी बिजनेसेस आते हैं, जो कि रिटेल बिजनेसेस आते हैं, गैस स्टेशन, ब्यूटी सैलून, फार्मेसी बिजनेस, काफी ऐसी चीजें आती है जो कि इस इंडस्ट्री के साथ वास्तु की कैटेगरी के अंदर, जिसको फायर इंडस्ट्री के अंदर माना जाता है। रेस्टोरेंट बिजनेस आते हैं। ऐसे तमाम चीजों के लिए 2025 अच्छा है। लेकिन अच्छा होने के बावजूद भी 2025 का कैलकुलेशन ऐसा है कि हर चीज सही होने के साथ साथ साल के अनुसार उसमें आपको अलग अलग तरह के इफेक्ट दिखाए होंगे। वास्तु के हिसाब से 2025 जो है उसको 3 टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है: बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मिडल ऑफ द ईयर और एंडिंग ऑफ द ईयर। जिन लोगों को 2024 के नवंबर महीने से किसी भी वजह से अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा चैलेंजेस या उतार चढ़ाव ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों को 2025 के जून महीने तक अपने प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होते हुए नहीं दिखाई देंगे। उनके लिए साल जो है फिर भी डिफिकल्ट, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल की शुरुआत ही उनके लिए डिफिकल्ट साबित होने वाली है। जून महीने के बाद, जून से लेकर अगस्त तक का जो पीरियड है, वो कुछ हद तक आपको लगेगा कि थोड़ा सही है, लेकिन वो 100% सही होने के चांसेस नहीं है। जिन लोगों के लिए 2025 का पूरा साल उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से आसान नहीं है या डिफिकल्ट साल है, ऐसे तमाम लोगों को 2025 के नवंबर महीने तक कोई भी पॉजिटिव, या ये कह सकती हो कि आसानी से उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल सकता है। उनके चैलेंजेस बढ़ते ही जाएंगे। जनवरी से जून तक ज्यादा रहेंगे, जून के बाद कुछ हद तक कम होंगे, लेकिन वो बिल्कुल ही खत्म नहीं होने वाले। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए 2024 जो है वो बिगिनिंग में सही नहीं होगा, फिर उसके बाद मिडिल पीरियड जो है वो कुछ हद तक सही रहेगा, और जो एंड पार्ट है यानी कि 2025 के अगस्त महीने से लेकर 2025 के दिसंबर तक का जो पीरियड है, वो उनके लिए वापस फिर दोबारा प्रॉब्लम वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे 2-3 बातें हैं। जैसे अभी अभी विकास जी ने कहा कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसको मंगल का साल मानते हैं। मंगल का मतलब होता है गुस्सा, एंगर। मंगल का मतलब होता है रियलिस्टिक प्रोस्पेरिटी। मंगल जो होता है उसके इष्ट देव गणेश, गणपति माने जाते हैं। और मंगल का मतलब होता है कि उसके स्वभाव के अनुसार वो जमीन का ग्रह बना हुआ है, और उसके स्वभाव के अनुसार उसके अंदर एक एंगर बना हुआ है। तो बात बात पे कुछ कहते जाते हुए बात बिगड़ जाना, छोटी छोटी बातों पे नाराजगी बढ़ जाना, छोटी छोटी बातों के अंदर बिना सोचे समझे कुछ कहने से आपसी रिलेशनशिप खराब हो जाना, बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो बिना मतलब के लीगल और लिटिगेशन इश्यू में चले जाना, इस तरह की बातें 2025 में देखना बहुत ही कॉमन मानी जाएगी। घर के वास्तु में आपसी रिलेशनशिप खराब होना, बिजनेस के वास्तु के अंदर उसको अगर आपने किसी वजह से बढ़ावा दे दिया और अगर इसको ईगो इश्यू बना दिया तो लीगल इश्यू में जाना, ये बहुत ही आसानी से दिखाई देगा। 2025 जो है वो फाइनेंशियली साल के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। तो 2025 में बहुत सारे लोग, ये तो मैं कह सकती हूँ कि मेजोरिटी लोगों को एक इफेक्ट ऐसी दिखाई देगी कि उनके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। 2025 आपको इस बात से भी अपना प्रिकॉशन और बचाव लेना है कि किसी भी वजह से कोई भी तरह के गवर्नमेंट या कोई भी तरह के लीगल चीजों के अंदर जिसमें आपका फॉल्ट हो सकता है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो, वो सारी चीज 2025 में हो सकती है। तो आपको बैठे बिठाए अपने घर पे बोलते हैं कि आप यार मुझे मार की तरह कोई भी एक नोटिस आ सकती है, कोई भी एक लेटर आ सकता है, और आपकी पूरी लाइफ जो है वो पूरे 2025 में वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जा सकती है। सो इसको बोलते हैं कि अनएक्सपेक्टेड नुकसान होना, अनएक्सपेक्टेड पावरफुल चीजों के साथ भिड़ने की कोशिश होना, ये सब चीज 2025 में दिखाई देंगे। 2025 समांतर स्तर पे देखने अगर हम जाते हैं तो जो लोग रेंटल प्रॉपर्टी पे हैं उनको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो रियल एस्टेट को ओन करके आप अपने खुद के बिजनेस पे हो, आपका खुद का रियल एस्टेट है, ऐसे लोगों को 2025 में अनएक्सपेक्टेड खर्चे आना बहुत ही नॉर्मल और स्वाभाविक माना जाता है। ऐसे तमाम लोगों को, चाहे आप किसी भी ग्रुप की पर्सनालिटी हो, किसी भी साल के मंथ में हो, ज्यादातर 2025 में आदमी के घर में अनएक्सपेक्टेड बिजनेस के अंदर खर्चे बढ़ जाएंगे। अगर घर के बारे में बात करते हैं तो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का बार बार बिगड़ जाना, घर के अंदर भी बहुत ज्यादा इधर उधर के यहाँ से खर्चे आ जाना, वो बहुत ही कॉमन दिखाई देगा। तो साल जो है वो पैसे बचाने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, साल का कैलकुलेशन आपको हेल्प नहीं करता है। लेकिन साथ ही साथ अब ये जान लें कि इन पूरी परिस्थितियों के बीच में वास्तु कैसे मददगार हो सकता है।
2025 के लिए मैं कहना चाहूंगी कि आमतौर पे वास्तु के बारे में बहुत सारी मान्यता है कि आप अपने घर और बिजनेस में फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए एक्वेरियम रखें। और वाटरफॉल तो हर कोई जानता है कि वास्तु में वाटरफॉल का बहुत ज्यादा महत्व है। वाटर फाउंटेन लोग घर में लगाते हैं जो कि वास्तु प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, लेकिन लोगों को वाटरफॉल और वाटर फाउंटेन का डिफरेंस मालूम नहीं होता है। तो वही फाइनेंशियल वेल्थ एनर्जी को इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए वाटरफॉल और वाटर फाउंटेन का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं 2025 के बारे में एक बात कहना चाहूंगी कि 2025 जिस तरह से एक्सपेंस, इनकमिंग और आउटगोइंग एक्सपेंस के लिए अच्छा साल नहीं माना जाएगा। 2025 फाइनेंशियल नुकसान के लिए बहुत बड़ा रीजन बन सकता है। पर्सनल आपसी रिलेशनशिप में जिन लोगों के डिस्प्यूट चलते हैं उनको 2025 कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखा सकता, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए भी आइडियल साल नहीं माना जाएगा। तो इस कंडीशन में मैं कहना चाहूंगी कि आपको अपने घर में 2025 में घर और बिजनेस के अंदर कोई भी तरह के वाटरफॉल, वाटर फाउंटेन, एक्वेरियम, नेचुरल प्लांट और क्रीपर्स, मनी प्लांट्स वगैरह, हम बैम्बू प्लांट्स बहुत सारी चीजें घर में रखते हैं, इंडोर हो या आउटडोर हो, या बिजनेस के अंदर अगर आपने रखे हुए हैं, तो ऐसी तमाम चीजों को 2025 में आइडियल नहीं माना जाएगा। उससे आपके खर्चे जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसको आप टिप की तरह ले सकते हो कि 2025 से वाटर एलिमेंट की तमाम चीजों को अपनी प्रॉपर्टी से, अपने बिजनेस लोकेशन पे, रेंटल हो या आपकी खुद की जगह हो, दूर रखना चाहिए। नहीं तो आपके खर्चे इस साल और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं कि वास्तु के हिसाब से 2025 की छोटी छोटी वास्तु की टिप्स, सिंपल इजी वास्तु टिप्स क्या है जो आपके लिए पूरा साल जो है वो फायदा कर सकती है। हर कोई व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस आपका हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहकर ये प्रोग्राम को देख रहे हो, लेकिन फिर भी मैं आपको समांतर स्तर पे छोटी छोटी वास्तु की टिप्स देने की कोशिश करूंगी। 2025 में अगर आपको अपने बिजनेस में किसी भी वजह से फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स, उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं, आप बिजनेस की लोन लेने की कोशिश करते हो, बिजनेस का अप्रेजल आपको नहीं मिलता है, लोन में कोई रुकावट हो, कहीं से भी पैसे का इनकमिंग आउटगोइंग आपसे बैलेंस नहीं होता है, तो आपको अपने प्रॉपर्टी के साउथ ईस्ट यानी अग्नि कॉर्नर के अंदर 120 डिग्री पे वास्तु की छोटी छोटी टिप्स को अप्लाई करना है। 2025 के वास्तु के अनुसार फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए आपको साउथ ईस्ट और साउथ दिशा के ऊपर सबसे ज्यादा तवज्जो देना है। साउथ ईस्ट के अंदर आपको जितना हो सके उतनी सिंपल अरोमा, अरोमा आपको कहीं से भी मिल सकती है। आप सेंटेड कैंडल ले सकते हो, आप अलग अलग तरह के इंसेंस रख सकते हो, कोई भी तरह के रूम फ्रेशनर, पोर्ट प्यूरी, सुगंधित पोर्ट प्यूरी आती है फ्रेग्रेंस वाली, अरोमा वाली, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। 2025 के अंदर साउथ ईस्ट के अग्नि कॉर्नर के अंदर आपको रेड एंड बेज कलर का प्रयोग करना है, वहां पे अरोमा का प्रयोग करना है, सैंडलवुड और वुड की बनी हुई चीजों का प्रयोग करना है। 2025 के अंदर साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर कोई भी तरह का वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन हो तो वहां से आप उसको अगर हटा सकते हो तो आप उसको निकाल दीजिए, और मेटल एलिमेंट के डेकोरेशन को वहां से रिमूव करना है। और साउथ यानी दक्षिण दिशा के अंदर भी सेम कलर्स कॉम्बिनेशन एंड सेम डेकोर का प्रयोग करना है। साउथ ईस्ट और साउथ दोनों दिशा में जब ये आप टिप्स को अप्लाई करते हो तो आपको अपने जगह के स्क्वायर फीट देखने हैं। अगर 1200 स्क्वायर फीट की आपकी प्रॉपर्टी बनी हुई हो तो आपको उसके हिसाब से चीजों को रखना है इवन नंबर में, जिसमें करीबन आप 10 से 12 प्रोडक्ट्स को रख सकते हो। 10 से 12 अरोमा प्रोडक्ट्स रख दिया, 10 से 12 अलग अलग तरह के वुड के, वुडन क्राफ्ट की चीजों का डेकोरेशन कर दिया। बहुत ही सिंपल है, कहीं से भी बाय कर सकते हो। और वहां पे आप जेम स्टोन में कार्निलियन स्टोन का प्रयोग भी कर सकते हो। कार्निलियन का प्रयोग साउथ ईस्ट में रखना है। तो साउथ ईस्ट और साउथ दक्षिण दिशा को इंप्रूव करने से 2025 में आप अनवांटेड एक्सपेंस से अपने आप को बचा सकते हो, प्रिकॉशन ले सकते हो। और फाइनेंशियली अगर कोई भी तरह के प्रॉब्लम्स हो तो उसमें साउथ ईस्ट को इंप्रूव करने से आपको बहुत हद तक फायदा मिलेगा। उसके साथ साथ अगर परेशानी ऐसी हो कि जिसमें कोई भी लिटिगेशन भी हो, यानी कि दो लोग भी इन्वॉल्व हो इसके अंदर, या इसके साथ साथ फाइनेंशियली चैलेंज के साथ साथ रिलेशनशिप डिस्प्यूट भी वहां पे इन्वॉल्व हो, तो उस कंडीशन में, इस तरह की परेशानी के अंदर आपको साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी कि 260 डिग्री, 120 डिग्री से लेकर 260 डिग्री तक की जितनी भी दिशाएं हैं उसमें 120 यानी कि साउथ ईस्ट और साउथ को तो आपको एक ही तरह से इक्वली आपको उसको इंप्रूव करना है। लेकिन साउथ वेस्ट में आपको टॉल हैवी सेरामिक एंड पोर्सिलिन की चीजों को रखना है जो मोर देन 36 इंच से ज्यादा हाइट पे होनी चाहिए, और उसके अंदर व्हाइट, पिंक एंड ब्राउन कलर का उपयोग बहुत ज्यादा करना है।
साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा जो राहु की दिशा मानी जाती है। स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप के अंदर कोई भी तरह के उतार चढ़ाव आपको फील होते हो तो आपको साउथ वेस्ट के अंदर सिरामिक पोर्सलिन के साथ साथ व्हाइट, क्रीम, आइवरी, बेज, ब्राउन, सिल्वर इस तरह के न्यूट्रल कलर का प्रयोग करना है एंड मोर देन 36 इंच से ज्यादा टॉल एंड हैवी चीजों को रखना है। साउथ वेस्ट में कोई भी तरह के बर्ड स्टैचू को वहां से रिमूव करना हो अगर आपने रखा हुआ हो तो। वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए और फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को होगा कि जो लोग प्रॉपर तरीके से उसको अप्लाई करते हैं और वहां पे कोई भी करंट जो भी जैसे किसी का कोई बिजनेस लोकेशन हो और वहां पे किसी के बाथरूम की व्यवस्था हो और आप उसको तोड़ नहीं सकते हो क्योंकि वो वाटर एलिमेंट का सोर्स बन जाएगा। अगर आपके पास कोई भी वहां पे इनबिल्ड एक्वेरियम हो या कोई भी तरह का स्विमिंग पूल या वाटर एलिमेंट की कोई भी व्यवस्था हो तो अगर इनबिल्ड वाटर एलिमेंट की व्यवस्था हो तो आपको फायदा नहीं होगा। इसके अलावा तमाम लोगों को साउथ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक की दिशाओं को इन्हांस करने से 2025 जो है वो कॉमन वास्तु के टिप्स के हिसाब से काफी हद तक उनके लिए साल जो है वो बचावपूर्ण और फायदेमंद रहेगा। बहुत अच्छी जानकारी पल्लवी जी आपके ओर से। दर्शकों, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बिजनेस 2025 पर बातचीत हो रही है और जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मन बना करके बैठे हुए हैं, लेकिन एक समांतर स्तर पर जो बात समझ आती है कि यदि वो बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर पहला क्वार्टर जाने दिया जाए और सेकंड क्वार्टर की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा उचित समय होगा। तो हो सकता है कि पहला क्वार्टर तैयारी का समय कह सकते हैं हम, और सेकंड या थर्ड क्वार्टर से ज़्यादा लाभदायक होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है। अगर आप अपने बिजनेस को 2025 में ही शुरू करना चाहते हो तो जून तक अगर आप वेट कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा है। बिगनिंग ऑफ द ईयर जो है वो पूरे 2025 का जो कैलकुलेशन है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से, उसमें बिगनिंग ऑफ द ईयर में सबसे ज्यादा चैलेंजेस है। जी। और कौन-कौन से ऐसे बिज़नेस पल्लवी जी, जो आपने पहले सेगमेंट में भी कहा, दूसरे में भी थोड़ी जानकारी दी थी, कुछ ऐसे बिज़नेस जो अब ये जिसको कह लें कि उनके लिए समय है टू रियली डू वेल फॉर देमसेल्व्स, मतलब मौका हाथ में आया हुआ है, उसे हाथ से जाने ना दें। वो कौन से ऐसे बिज़नेस हैं? 2025 के अनुसार ज्यादातर हम बिजनेस के साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। हम हुँ, हमेशा कोशिश करते हैं कि स्टॉक में पैसा रखें या कुछ इस तरह से इन्वेस्टमेंट करें। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी लोग अपने फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते ये जरूर कहना चाहूंगी कि 2025 का जो कैलकुलेशन है वो स्टॉक बिजनेस के लिए काफी अच्छा है। तो अगर आपको सूट करता हो, क्योंकि स्टॉक है, लोहा है, मेटल है, वाटर रिलेटेड बिजनेस है, वो किसी को सूट करते हैं, किसी को सूट नहीं करते हैं। लेकिन शेयर और स्टॉक का जो बिजनेस है या इन्वेस्टमेंट है वो 2025 में अच्छा माना जाएगा। रियल एस्टेट बिजनेस के इन्वेस्टमेंट में अगर आप 2025 में शुरुआत करना चाहते हो तो आपको वो नहीं करनी चाहिए। आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो, काफी टाइम से कर रहे हो, आपके लिए रूटीन बिजनेस है तो अलग बात है, रूटीन इन्वेस्टमेंट है तो अलग बात है। लेकिन अगर 2025 में अगर आप रियल एस्टेट में एंट्री करना चाह रहे हो या नई नई अभी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हो या बिजनेस की शुरुआत करते हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए और आई थिंक सो जून जुलाई के बाद ही ये नई शुरुआत का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। नहीं तो कई बार गलत टाइम पे गलत शुरुआत करने से चीजें बदल जाती है और लाइफ टाइम हमें ये दिमाग में वहम रह जाता है कि मुझे तो ये रियल एस्टेट सूट ही नहीं करता था। कई बार ऐसा होता है कि आपको सूट करता हो लेकिन जब आपने शुरुआत की थी वो समय आपके लिए सही नहीं था। तो स्टॉक सही है। इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग सोचते हैं 2025 के अनुसार, काफी सारे लोग लॉटरी लेते हैं, अलग अलग तरह के अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जैकपॉट के लिए वेट करते हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि गेम मशीन बिजनेस के साथ जुड़े हुए काफी सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि उस बिजनेस के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए 2025 जो है वो बहुत अच्छा साबित होगा। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो ईस्टर्न कंट्री और वेस्टर्न कंट्री के मुकाबले, लास्ट 2024 के मुकाबले 2025 जो है वो वेस्टर्न कंट्री के लिए काफी अच्छा और पॉजिटिव साबित होगा। ये कह सकते हो कि यहाँ पे इकोनॉमी वाइज या हर जगह पे आपको 2025 कंपेरेटिव टू 2024 के हिसाब से 2025 जो है वो बिजनेस के अंदर
अच्छी खासी बेनिफिट मतलब अच्छा साल माना जाएगा। ये बात मैं ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्री की कंपैरिजन में कर रही हूँ। 2025 का कैलकुलेशन ये भी कहता है कि ईस्टर्न कंट्री के साथ जुड़े हुए जाने माने कुछ ऐसे लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके लिए साल जो है वो थोड़ा संभलने वाला है। कुछ ऐसे हॉलीवुड बॉलीवुड के स्टार है जिनके लिए भी हो सकता है 2025 जो है वो उनके लिए हेल्थ के लिए कुछ अच्छे साबित नहीं होंगे। तो बहुत सारी अलग अलग बातें हैं। हम जब 2025 की सीरीज के बारे में बात करेंगे तब हम उससे रिलेटेड हर डायरेक्शन वाइज और उससे रिलेटेड जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी मैं विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करूंगी। यूँ समझिए कि आपने जैसे मेरे मन की बात को पढ़ लिया है कि हमारी कम्युनिटी से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बिज़नेसेस हो सकता है कि यूएस से और इंडिया में हो या यूएस से पाकिस्तान या अलग-अलग देशों में हो सकता है। तो कई बार मन में सवाल उठता है कि भई मैं कहाँ पर ज़्यादा ध्यान या कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करूँ तो ईस्टर्न और वेस्टर्न इकोनॉमीज़ को लेकर के जो आपने जानकारी दी उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया। दर्शकों वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है vastulivingwithpallavi.com। पल्लवी जी, अगले अंक में हम आपसे इस सीक्वल के तहत पहले में इससे पिछले एपिसोड में हमने कलर्स पर बातचीत करी, यहाँ बिजनेस के बारे में और अगले एपिसोड में आपसे डायरेक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।